नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की भारत से अगर आप पूरा पश्चिम में जाएंगे तो एशिया के आखिरी छोर पर आपको मिलेगा तुर्की देश। यहाँ पर फिलहाल जो सैन्य तख्ता पलट का डर है वो चरम पर पहुंच चुका है। कारण है इसका यहाँ पर इस्तांबुल शहर में एक कनाल का होना। आप सभी लोग जानते हैं कि इस्तांबुल एक बहुत ही प्राचीन शहर है और इसी शहर को बीचों बीच से गुजरती है बोस्फोरस स्ट्रेट, जो आप ये देख रहे हैं। ये जोड़ती है, जो सी ऑफ मरमरा है उसे जोड़ती है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये है ब्लैक सी, इससे जोड़ती है। बोस्फोरस स्ट्रेट सदियों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए कितने सारे देश हैं जो इस पर निर्भर है, जैसे कि यूक्रेन, रोमानिया, मोल्दोवा, इसके अलावा रशिया, जॉर्जिया। अगर बोस्फोरस स्ट्रेट ना हो तो ये देश दुनिया से सी रूट के जरिए जुड़ ही नहीं पाएंगे, और सी रूट से नहीं जुड़ेंगे तो व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। आप उन देशों को देखिए जिनके पास आज की तारीख में सी रूट नहीं है, उनकी हालत क्या है। नेपाल देखिए, पूरी तरीके से निर्भर है भारत चीन पर। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सभी गरीब के गरीब देश हैं। कारण क्योंकि सी रूट नहीं है, व्यापार नहीं कर सकते, अमीर नहीं बन सके। इसलिए बोस्फोरस स्ट्रेट को इन देशों की लाइफलाइन हमेशा से कहा जाता है। लेकिन ये हमेशा से तुर्की के पास नहीं थी। शुरुआत के सालों में इस पर अलग अलग देशों का कंट्रोल था, लेकिन 1936 में इसका कंट्रोल आ गया था तुर्की के पास। लेकिन इसके लिए तुर्की को एक संधि साइन करनी पड़ी थी। इस संधि का नाम था मॉन्ट्रियोक्स कन्वेंशन, और इसके तहत इसका कंट्रोल तो तुर्की के पास था, लेकिन तुर्की को यहां से सभी देशों के व्यापारिक जहाज गुजरने की मंजूरी देनी होगी। इसके अलावा जितने मालवाहक जहाज है वो भी गुजर सकेंगे, यहां तक कि सैन्य जो जहाज होंगे, सैन्य बेड़े होंगे, उन्हें भी गुजरने की पूरी इजाजत देनी होगी। कभी तुर्की नहीं रोकेगा। इसी के तहत उसे इसकी मंजूरी दी गई थी, और इस संधि का पालन तुर्की की सेना और तुर्की की सरकारें बहुत ही ज्यादा सख्ती से करती आई हैं। यहां तक कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान भी आपको बता दूं कि यहां से चाहे यूके हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, हर सेना यहां से गुजरी थी। तुर्की ने किसी को भी नहीं रोका था, एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ में। जबकि तुर्की खुद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ रहा था, ना तो वो जर्मनी की तरफ था, ना ही वो अमेरिका यूके की तरफ था। इसके बावजूद भी उसने किसी को नहीं रोका था। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। खास करके रशिया, यूके, फ्रांस जैसे देश इसको लेकर हमेशा बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। तो आप समझ गए इसकी हिस्ट्री। अब आ जाते हैं वर्तमान में कि अब आखिरकार हुआ क्या है। तो देखिए, जोन सी बॉस्फोरस कनाल है ना, इसको लेकर अब अर्दोगान की सरकार का और अर्दोगान का तर्क ये है कि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और आज की तारीख के जो बड़े बड़े कंटेनर शिप हैं वो साइज में काफ़ी बड़े हैं, वो यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जिस वजह से वेटिंग टाइम है वो भी बढ़ जाता है, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो ऐसे में इसका हमें एक अल्टरनेटिव बनाना होगा, एक और कनाल हमें बना ली होगी। तो इसलिए उन्होंने प्रस्तावित करी है एक नई कनाल इसके बराबर में ही, जो करीबन 45 किलोमीटर लंबी होगी। यहाँ से गुजरेगी वो, और यहाँ से होते हुए वो दोबारा फिर से ब्लैक सी में मिल जाएगी। ये काफ़ी वाइड होगी, ये गहरी भी होगी, करीबन 25 मीटर गहरी होगी ये, ताकि जो बड़े बड़े कंटेनर शिप हैं, ऑयल शिप हैं, वो आसानी से यहाँ पर निकल सकें। इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट होगी करीबन $10 बिलियन, लेकिन विशेषज्ञ मानकर ये चल रहे हैं कि जब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू होगा तो इसकी जो कीमत है वो और ज़्यादा आसमान छू जाएगी, क्योंकि जो कनाल के प्रोजेक्ट होते हैं ये शुरुआत में तो लगते हैं कि सस्ते में बन जाएंगे, लेकिन अंत में इनकी कॉस्ट आसमान छू जाती है। लेकिन अब दिक्कत ये हुई है कि तुर्की की नौसेना के 103 एडमिरल्स ने इस प्रोजेक्ट के विरोध में चिट्ठी लिखी है, खुली चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो तुर्की के राष्ट्रपति का ये प्रोजेक्ट है, ये मॉन्ट्रियोक्स कन्वेंशन का सीधा सीधा विरोध है, और जो एडमिरल्स हैं वो इस बात से ज़्यादा डर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद जो मॉन्ट्रियोक्स समझौते के देश थे, जैसे कि रशिया, इसके अलावा हम बात करें तो यूके, फ्रांस, जापान वगैरह देश भी इसमें शामिल थे उस समय, तो वो दोबारा फिर से इस समझौते पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मॉन्ट्रियोक्स कन्वेंशन के तहत तो तुर्की किसी सेना को रोक नहीं सकता था, लेकिन इस नए प्रोजेक्ट में मॉन्ट्रियोक्स कन्वेंशन नहीं होगा तो वो किसी भी सेना को, खासकर कि हम बात करें तो रशिया को, रोक सकता है कि आप अपनी सेना यहाँ से नहीं गुजार सकते। ऐसे में रशिया कुछ एग्रेसिव चीजें भी कर सकता है, जो तुर्की के लिए खतरनाक साबित
होंगी। तो फिर इस पर रिएक्शन आता है रेचप तैयब अर्दोगान का, जो तुर्की के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा कि जो उनसे ये 103 एडमिरल्स हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश का बुरा चाहते हैं, ये लोग तो तख्ता पलट के समर्थक हैं। ऐसी बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी। लेकिन क्या सच में ये प्रोजेक्ट तुर्की के अंदर तख्ता पलट करवा देगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होना बहुत ही कम चांस है, क्योंकि अर्दोगान की सत्ता तो वैसे भी जा रही है। ऐसे में जो सेना है वो अपनी छवि पर दाग क्यों लगने दे? क्योंकि 1.5 साल के अंदर तो वैसे भी तुर्की के अंदर चुनाव है, और स्थिति इस समय जो अर्दोगान की है वो बेहद ही गंभीर है, और गंभीर बहुत ज्यादा है। उदाहरण भी मैं आपको देता हूं कि जिस तरीके से भारत में आपको अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश बहुत अहम है, 80 सीटें आती हैं। ऐसे ही तुर्की के अंदर अहम है इस्तांबुल। इस्तांबुल में हाल ही में चुनाव हुए थे मेयर के। वहां पर अर्दोगान ने अपने जो प्रधानमंत्री है उन्हें उतारा था, और उनकी कितनी बुरी गत हुई है। उन्हें मात्र 33% वोट मिले हैं, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे उन्हें मिले हैं 56% वोट। ये बात कर रहा हूं मैं 2019 की। और उसके बाद तो तुर्की के राष्ट्रपति की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत ही मेजर डिप आया है। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उन्हें 30% वोट भी मिलना महाभारत हो जाएगा, इतनी ज्यादा बुरी हालत है। और दूसरी बात, सेना तख्ता पलट करके दोबारा अर्दोगान को जीवन दान नहीं देना चाहती। 2017 में जो अर्दोगान है वो सत्ता से बाहर हो चुके थे बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि वो करीबन 17 साल से सत्ता में थे। तो ऐसे में तख्ता पलट की वजह से अर्दोगान की पॉपुलैरिटी में एक बार फिर से जंप आया, वो फिर राष्ट्रपति बन गए। दोबारा ऐसा करेंगे तो दोबारा फिर से अर्दोगान राष्ट्रपति बन जाएंगे। हालांकि अर्दोगान ने एक गलती और कर दी है कि उन्होंने जो ये 103 एडमिरल थे इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और जिन्हें गिरफ्तार किया है वो रिटायर्ड एडमिरल थे। और लोग यही कह रहे हैं कि जो रिटायर हो चुका है सेना से वो कैसे तख्ता पलट कर सकता है? ऐसे में तो अर्दोगान दमनकारी बन रहे हैं। तो ये भी चीज उनके खिलाफ जा रही है। और आखिरी चीज ये कि जो ये प्रोजेक्ट है इस्तांबुल नहर कनाल प्रोजेक्ट, ये खुद अर्दोगान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट के आसपास की जो जमीन है अर्दोगान के करीबियों को दी जा चुकी है, और जो वहां पर बिल्डिंग बन रही है, होटल बन रहे हैं, वो भी अर्दोगान के करीबी ही बना रहे हैं। तो ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति फंस चुके हैं। एक तरफ सेना का दबाव है, दूसरी तरफ जनता का दबाव है, और तीसरा आने वाले इलेक्शन को जीतने का भी दबाव है। क्योंकि अगर अर्दोगान इलेक्शन हारे तो वो जेल में निश्चित तौर पर होंगे। 20-21 सालों से सत्ता में है, भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप हैं। ऐसे में आने वाला इलेक्शन अर्दोगान के लिए डू और डाई वाला है। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।